नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं उसका पूरा नाम है भारत और फ्रांस की राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण। अब सबसे पहला सवाल, आखिर ये टॉपिक खबरों में क्यों है? इसे समझने के लिए आइए दो अलग-अलग परिदृश्यों की कल्पना करते हैं। जरा विजुअलाइज कीजिए। तारीख है 4 दिसंबर 2024। फ्रांस की राजधानी पेरिस की एक सर्द सुबह, लेकिन वहां की सड़कें उग्र विरोध प्रदर्शनों से सुलग रही हैं। फ्रांस की सरकार एक बहुत बड़े राजनीतिक गतिरोध में फंसी है और ये अफरा-तफरी और अल्पसंख्यक सरकारों के पतन का सिलसिला सितंबर 2025 तक लगातार चलता रहता है। अब इस तस्वीर के ठीक उलट नई दिल्ली के ऐतिहासिक और शांत संसद भवन के बारे में सोचिए, जहां एक मजबूत संसदीय विपक्ष अपनी सीटें ग्रहण करता है और सरकार के साथ जोरदार लेकिन लोकतांत्रिक बहस में हिस्सा लेता है। ये दो लोकतंत्रों की कहानी हमें एक बहुत स्पष्ट संदेश देती है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा क्या है। पहला, संकट में दो लोकतंत्र। दूसरा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तीसरा, संघवाद बनाम एकात्मकवाद। चौथा, संसद, चुनाव और जवाबदेही। पांचवां, धर्मनिरपेक्षता बनाम फ्रांसीसी लाइसीट। और अंत में, सत्ता का संतुलन। खंड 1, संकट में दो लोकतंत्र। आधुनिक शासन व्यवस्थाएं इन दिनों एक अजीब सी संस्थागत थकान का सामना कर रही हैं। फ्रांस की राजनीति में हाल ही में जो कुछ हुआ है वो किसी पॉलिटिकल सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। जुलाई 2024 के स्नैप इलेक्शंस के बाद नेशनल असेंबली में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 4 दिसंबर 2024 को मिशेल बार्नियर की अल्पमत सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण धड़ाम से गिर गई। संकट यही नहीं रुका। कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2025 में बजट पर असहमति के चलते फ्रैंकोस बेरू कैबिनेट को भी बेदखल कर दिया गया। फिर एंट्री होती है सेबेस्टियन लेकोर्नू की। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद तो संभाला, लेकिन विपक्षी दलों के साथ समझौता न हो पाने के कारण सिर्फ 27 दिनों के बाद ही अक्टूबर 2025 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। खंड 2, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। विधायी संकटों को समझने के बाद भारत में संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। ये एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है जिसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज लेकिन फ्रांस में वहां कहानी बिल्कुल अलग है। वहां के संविधान के तहत नागरिक सीधे राष्ट्रपति चुनते हैं। फ्रांस में 2 राउंड मेजॉरिटी सिस्टम या 2 चरणीय बहुमत प्रणाली लागू है। इसी संदर्भ में फ्रांस की राजनीति का एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं कोहैबिटेशन या सहवास। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए देश का राष्ट्रपति किसी एक विचारधारा का है, लेकिन संसदीय चुनावों में जनता ने किसी विरोधी दल को बहुमत दे दिया है। ऐसे में क्या होगा? राष्ट्रपति को मजबूरन होकर उसी विरोधी दल के व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। अब इस सिचुएशन में दोनों को देश का स्टीयरिंग शेयर करना पड़ता है। राष्ट्रपति मुख्य रूप से विदेश नीति और रक्षा देखते हैं और प्रधानमंत्री घरेलू नीतियों का प्रभावी नियंत्रण ले लेते हैं। भारत में प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का निर्विवाद कप्तान है। उन्हें एक बेहद शक्तिशाली राष्ट्रपति के साथ मिलकर जहाज चलाना पड़ता है। खंड 3, संघवाद बनाम एकात्मकवाद। दोनों देशों के बुनियादी ढांचे यानी सत्ता के भौगोलिक वितरण को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान के मशहूर विद्वान केसी वेयर ने भारत के संविधान को परिभाषित करने के लिए क्वासी फेडरल या अर्धसंघीय शब्द गढ़ा था। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 3 संसद को ये असाधारण शक्ति देता है कि वो राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों को पुनर्गठित कर सकती है। भारत में इसका सबसे बड़ा और धारदार हथियार है अविश्वास प्रस्ताव। भारत में सरकार की वैधता तभी तक है जब तक उसके पास लोकसभा यानी निचले सदन का बहुमत है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए और ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अपनी हर नीति के लिए सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह रहे। और इस जवाबदेही को असल जिंदगी में लागू करने के लिए सबसे शक्तिशाली पद होता है विपक्ष का नेता, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, LOP। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के निदेशक, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC। लेकिन फ्रांस में जवाबदेही का तंत्र कुछ अलग है। वहां के संविधान में एक बेहद विवादास्पद शक्ति है जिसे अनुच्छेद 49.3 कहा जाता है। यह फ्रांस की सरकार को अधिकार देता है कि वो नेशनल असेंबली में किसी भी विधेयक को बिना मतदान करवाए ही जबरदन पारित कर दे। इसे रोकने का सिर्फ एक ही विकल्प है, संसद तुरंत अविश्वास प्रस्ताव ले आए और उसे पास कर दे। भारत की लोकसभा
फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली पर काम करती है। इसका नियम बहुत सीधा है। दूसरी ओर फ्रांस की नेशनल असेंबली 2 राउंड सिस्टम का पालन करती है। इसका मेन टारगेट ये सुनिश्चित करना है कि जो भी प्रतिनिधि चुना जाए उसे मतदाताओं के एक बहुत बड़े हिस्से का वास्तविक समर्थन प्राप्त हो। फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता के लिए लाइसिट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जड़ें 1905 के एक फ्रांसीसी कानून में गहराई से जमी हैं। इसका मूल सिद्धांत है राज्य और धर्म के बीच एक अभेद्य दीवार खड़ी करना। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह दर्शन बिल्कुल अलग रूप लेता है। हमारी धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म संभाव के अनूठे दर्शन पर टिकी है, यानी सभी आस्थाओं के प्रति समान सम्मान। खंड 6 सत्ता का संतुलन। भारत में राष्ट्रपति राज करते हैं लेकिन शासन नहीं करते, जबकि फ्रांस में राष्ट्रपति राज भी करते हैं और शासन भी करते हैं। भारत का राष्ट्रप्रमुख गरिमा और निरंतरता का प्रतीक है, जिनकी शक्तियां मुख्य रूप से औपचारिक हैं। लेकिन फ्रांस का राष्ट्रप्रमुख सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि कार्यकारी शक्तियों का वास्तविक केंद्र है। क्या फ्रांस जैसी अत्यधिक केंद्रीकृत कार्यकारी शक्ति वास्तव में किसी देश को राजनीतिक स्थिरता की गारंटी दे सकती है? या फिर क्या भारत की तरह का सहयोगी संघवाद ही वो इकलौता तरीका है जिससे इतने बड़े लोकतंत्र गहरी सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं के बीच जीवित रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं? इन दोनों देशों का राजनीतिक मॉडल हमें राजनीति विज्ञान को और अधिक गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।